Hello, students. I am very confident that all of you are working very hard in your schedules to excel in whatever you are trying to achieve. बेटा, इस हार्ड टाइम में, इस कोरोना के टाइम के अंदर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना काम बहुत अच्छे से करें, है ना? जब हम अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, यही हम अपने कंट्री की हेल्प करेंगे. So please make sure that no one is wasting any time in laziness. Everyone is trying to work hard. जितना हो सके अपने शेड्यूल को रूटीन में लेके आओ और अपना काम कंटिन्यू करो. ठीक है बेटा? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स. सो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो टर्म काइनेटिक्स है, kinetics is a word which means it deals with rates of reactions. So kinetics is related to rates of reactions. So इस चैप्टर के अंदर हमारा मेन फोकस रहने वाला है रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर. नाउ जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं, based on these rates of reaction, I can classify, I can say, let's say reactions could be very slow reactions. Reactions could be very slow reactions. Reactions could be moderate speed या moderate rate reactions. Or I can say reactions could be very fast reactions. जो आपके वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस. इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस. सो ऑन द बेसिस ऑफ रेट हम रिएक्शंस को ब्रॉडली इन तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. जस्ट बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एनालिसिस ऑफ रेट्स, एक बार हम इन तीनों तरह के टाइप्स के कुछ कॉमन एग्जांपल्स रिकॉल करते हैं. अगर मैं कहता हूं वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन का जो सबसे कॉमन एग्जांपल आपने सुना होगा, दैट इज, वी ऑल नो अबाउट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज करोजन. करोजन, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन वी ऑल नो इज वेरी वेरी स्लो. अब अगर हम आयरन के पीस को यहां रख दें कहीं पे भी, और जो उसके आसपास हवा है वो थोड़ी मॉइस्चर वाली है, और अगर हम 4 या 5 दिन, इनफैक्ट 4 या 5 महीने बाद आके देखें तो हमें लगेगा कि उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग डेवलप हो गई. दैट इज कॉल्ड एज रस्ट. बट अगर हम उस आयरन के पीस को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहें तो हमें कोई बहुत ज्यादा चेंज उसमें नजर नहीं आएगा. विद इन आवर्स और इनफैक्ट विद इन डेज, इट विल टेक मंथ्स टू शो दैट इट इज शोइंग रस्टिंग. सो जो रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो रिएक्शन. सो एक एग्जांपल इसका ये हो गया जी. सेकंड एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं, इज कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड. कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड. जो ये वाला रिएक्शन है, जो ये वाला प्रोसेस है, ये मेरा फेवरेट प्रोसेस है. रीजन, इस प्रोसेस से लाइफ का एक बहुत बड़ा सच पता चलता है. वो क्या? डायमंड बनने के लिए हमें बहुत सारा प्रेशर हैंडल करना पड़ता है. आई एम टेलिंग यू दिस, ये हमने सुना हुआ है हमारी डे टू डे लाइफ में. जो डायमंड होता है, जो हीरा होता है, वो कोयले की खान से ही निकलता है. ग्रेफाइट इज नथिंग बट व्हाट? अनदर फॉर्म ऑफ कोल और कोक. ग्रेफाइट इज नथिंग बट व्हाट? फॉर्म ऑफ कोक. ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन की ही फॉर्म है, लेकिन जो ग्रेफाइट है उसकी वैल्यू कम होती है. जो डायमंड है, इट इज हाईली वैल्यूएबल. तो आप नोटिस करना, जो कोयले की माइन होती है, माइंस होती हैं, कोल माइंस होती हैं, ग्रेफाइट माइंस होती हैं, विच आर अंडर द अर्थ, और जहां पे ह्यूज टाइम के बाद, लेट अस से सालों नहीं, सेंचुरीज में धीरे धीरे कोयला प्रेशर झेल झेल के कन्वर्ट होता है किसमें? डायमंड के अंदर. तो ये बात आपको अपनी लाइफ में मान के चलनी है कि अगर आपको डायमंड की तरह वैल्यू रखनी है,
If you want to be valuable, if you want to be shiny, then you must try to handle the pressures well. प्रेशर्स को काफी देर तक हैंडल करने के बाद ही आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग बन पाओगे। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, बट ये कार्बन इसमें कन्वर्ट होगा जब बहुत सारा प्रेशर बहुत देर के लिए वो सह लेगा, फिर वो डायमंड बन जाएगा। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ये हमारे आजकल के प्रेजेंट टाइम्स पे बहुत सूट करता है। आजकल हमारे पे इतना प्रेशर है, हम क्लासेस ऑनलाइन लगा रहे हैं, कई बार हमारा हेडेक शुरू हो जाता है। सी ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टेक इन स्ट्राइड एंड यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। स्टिल यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे बेटा तो देर आर वेरी मच चांसेस दैट यू विल शाइन लाइक डायमंड। ठीक है जी, श्योरिटी तो नहीं है बट प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी कि अगर आप आजकल के प्रेशर्स को अच्छी तरह से हैंडल करोगे, पैनिक नहीं करोगे, तो आप भी डायमंड की तरह शाइनिंग शो करने लग जाओगे। चलो, कमिंग बैक टू व्हाट वी आर डूइंग। सो करोजन जो है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, इज ऑल्सो वेरी स्लो रिएक्शन। कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड इज ऑल्सो वेरी स्लो रिएक्शन। इनफैक्ट ये वाला इससे भी ज्यादा स्लो है, इस रिएक्शन को होने में सेंचुरीज लग जाती हैं। चलो जी, कमिंग टू सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस। अगर मैं मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करूं, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस आर मोस्टली गैस रिएक्शंस। जितने भी हमारे आसपास गैस रिएक्शंस होते हैं, जिनमें गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, दे आर मॉडरेट रेट रिएक्शंस। ठीक है जी, मोस्ट गैसियस रिएक्शंस, मोस्ट गैसियस रिएक्शंस, ज्यादातर गैसियस रिएक्शंस मॉडरेट रेट के हुआ करते हैं जी। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल H2 plus let's say Br2 gives, sorry, H2 plus Cl2 gives what? HCl। पहला एग्जाम्पल ये हो गया जी। दूसरा जो हमने बहुत सुना हुआ है, बहुत ज्यादा आया करता है, N2 plus 3H2 gives 2NH3। सेकेंड रिएक्शन का तो हमें नाम भी याद है, दिस इज कॉल्ड एज, तो ये हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है बेटा, बहुत बार यूज कर चुके हैं। सेकेंड रिएक्शन का नाम क्या होता है? हेबर्स प्रोसेस। मूविंग ऑन टू थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस विच आर वेरी फास्ट। अगर हम वेरी फास्ट रिएक्शंस की बात करें, वेरी फास्ट रिएक्शंस में सबसे कॉमन एग्जांपल जो सुनने को मिलेगा वो है एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस, जितने भी एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं, दे आर इंस्टेंटेनियस। अगर आपने कभी केमिस्ट्री की लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करा हो तो उसमें हम क्या देखते हैं, अगर हम, हमारे पास एक वेसल है, एक फ्लास्क है जिसमें हम एसिड लेते हैं, ऊपर से उससे उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस डालते हैं, तो जैसे ही एसिड बेस से मिक्स होता है रिएक्शन कंप्लीट। मतलब मिक्स करते ही रिएक्शन पूरा हो जाता है। इतना सुपर फास्ट है, इतना इंस्टेंटेनियस है, एक इंस्टेंट में ही कंप्लीट हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस। इसी तरह से जितने भी आयन एक्सचेंज रिएक्शंस होते हैं जी, आयोनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है जी, आयोनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इनफैक्ट केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम ये पढ़ा ही करते थे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स आर very fast, instantaneous. So these are the three broad categories in which we can divide all the different reactions on the basis of their rates. See, normally our focus in this chapter will be on moderate rate reactions. ना ही हम very slow reactions की ज़्यादा study करने वाले हैं, ना ही हम very fast reactions की ज़्यादा study करने वाले हैं in this present class. Our focus will be entirely on what? Moderate rate reactions. Now जी, आगे बात करें, अब हम थोड़ा रेट वर्ड को और इलेबोरेट करते हैं। रेट वर्ड से हमारा मतलब क्या है? लेट मी सी टू दिस। रेट का मतलब क्या होता है बेटा? आपने सुना हुआ है, रेट तो आप फिजिक्स में भी बहुत यूज करते हो जी। रेट होता है जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना जी। जब हम रेट की बात करते हैं तो रेट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हेनेवर वी टॉक ऑफ द वर्ड रेट, रेट वर्ड का मतलब होता है change with respect to time. This could be rate of change of displacement, which is normally call as velocity. It could be rate of change of velocity, which we normally call as acceleration. ऐसे ही होता है जी। So अभी हमारा फोकस रहने वाला है, हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर फोकस रखने वाले हैं। ठीक है जी, हम बात करने वाले हैं चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। Change of what? Concentrations of reactants or products. Reactants or products. हम
इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रिएक्शंस के अंदर जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे उनकी जो कंसंट्रेशंस होंगी उनके चेंज को स्टडी करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट विल बी कॉल्ड एज रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्शंस. ये हम स्टडी करेंगे जी. नाउ जब हम रेट वर्ड की बात करते हैं तो रेट इज ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स. इफ यू स्टिल रिमेंबर दैट, आपने फिजिक्स में ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है जी. रेट को आप ब्रॉडली दो तरह का बोलते हो. वो कौन कौन सा? एक हुआ करता है बेटा एवरेज रेट, और एक हुआ करता है इंस्टेंटेनियस रेट. एक हुआ करता है एवरेज रेट और दूसरा हुआ करता है इंस्टेंटेनियस रेट. बता सकते हो जी क्या डिफरेंस होता है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में? दोनों में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. दोनों रेट का मतलब तो यही है. मैं बताता हूं, क्लैरिफाई करता हूं, याद कराता हूं, आपको आता है वैसे. अगर मैं एवरेज रेट की बात करूं तो एवरेज रेट क्या होता है? दिस इज रेट ऑफ चेंज, ठीक है जी, इन फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम. जब आप एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में ओवरऑल रेट ऑफ चेंज देखते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एवरेज रेट. दोबारा, कोई भी एक फाइनाइट इंटरवल ले लो, उसके अंदर ओवरऑल जो चेंज हुआ है अपॉन ओवरऑल टाइम कर दो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट. व्हेन वी टॉक ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, इट इज एक्चुअली, दिस इज रेट ऑफ चेंज, ठीक है जी, रेट ऑफ चेंज इन infinite assembly small interval, infinitesimally small interval of time. Now tell me here, what do you mean by the word infinitesimally? Now एक होता है finite interval, एक होता है infinitesimally. Infinitesimally वैसे तो बताया ही है जी, very small interval. इनफाइनाइटेसिमली क्या होता है जी? वेरी स्मॉल इंटरवल. ठीक है जी, हम ऐसे दिखा सकते हैं जी, जो फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर जो चेंज ऑफ रेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज रेट, है ना जी. और स्पेलिंग मिस्टेक होगी जी, दोबारा, डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर जो रेट ऑफ चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज रेट. इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल होता है जी डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, और इसी को हम बोलते हैं डीटी, डिफरेंशियल टाइम एलिमेंट. जब बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर चेंज हो दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल. बेसिकली रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट मोमेंट. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो रेट ऑफ चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट. मैथमेटिकली हम ये कहते हैं कि उसमें जो टाइम चेंज था वो डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो था, विच कुड ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज डी टी. सो डिफरेंशियल टाइम इंटरवल होता है जी, वेरी स्मॉल इंटरवल, या कुड आई से डिफरेंशियल टाइम इंटरवल, बहुत ही स्मॉल. ठीक है जी, डिफरेंशियल टाइम इंटरवल, बिल्कुल सही हो गया जी. तो ये पहला डिफरेंस हो गया जी. एवरेज रेट इज फॉर फाइनाइट इंटरवल, इंस्टेंटेनियस रेट इज फॉर डिफरेंशियल टाइम इंटरवल और एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे मर्जी बोल दो जी. अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ सेकंड पॉइंट, और क्या कह सकता हूं जी, जो एवरेज रेट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज, है ना जी, पहले बता दें जी, रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा concentration upon delta time. जिसका भी आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो उसका डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा ऑफ टाइम बताया था. डेल्टा चलते हैं इसमें, लेकिन अब इसमें रिप्रेजेंटेड एज कैसा होता है जी? रिप्रेजेंटेड एज डी ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन डी ऑफ टाइम. तो इसकी रिप्रेजेंटेशन में डेल्टा बाय डेल्टा आता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन में डी बाय डी आता है. अब ये डी बाय डी, डी इज डिफरेंशियल एलिमेंट, दैट मींस डेल्टा अप्रोचिंग जीरो. ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस आ गया जी. थर्ड, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ग्राफिकली ग्राफिकली ठीक है जी, it is obtained it is obtained by slope of chord. Graphically it is obtained by what? Slope of chord between two particular, ठीक है जी, between two particular time points. Between two particular time points, दो particular time points के बीच में आप एक chord ड्रॉ कर दो और उस chord की स्लोप फाइंड कर लो. उस स्लोप ऑफ कॉर्ड से ग्राफिकली आप कौन सा रेट निकाल सकते हो? एवरेज रेट. कौन सा रेट बेटा? एवरेज रेट. तो याद रखना जी, कभी भी अगर आपको ग्राफिकली बात की जाए, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है जी? एवरेज रेट. ये दिमाग में रखना है जी. स्लोप ऑफ कॉर्ड इज एवरेज रेट. क्लियर है जी बात? कमिंग ऑन दिस साइड, थर्ड पॉइंट इसमें क्या होएगा जी? इसमें अगर हमने ग्राफिकली निकालना है रेट, तो इसमें हम निकालते हैं जी ग्राफिकली क्या होता है ये? स्लोप ऑफ क्या? टेंजेंट. ग्राफिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट at a particular time point, at a particular time point, at a particular time point in, ये जो भी बातें कर रहे हैं हम, ये सारी ग्राफिकली जो बात हो रही है, पहले क्लैरिफाई करो जी. इंस्टेंटेनियस रेट के लिए स्लोप ऑफ कॉर्ड नहीं देखते, क्या देखते हैं जी? स्लोप ऑफ टेंजेंट. और आपको पता है टेंजेंट तो किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है, तो ऑब्वियसली वो एट अ पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे हो गया जी. सो ये होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. लेकिन खास बात इन दोनों में, ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, वो ग्राफ कौन सा होगा? ग्राफ जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा. उस कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप ऑफ कॉर्ड होगी एवरेज रेट, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी इंस्टेंटेनियस रेट. लेट मी शो यू, बना के दिखा देता हूं. इधर देखो, सपोज करो मैंने यहां पे एक ग्राफ बनाने की कोशिश की. यहां मैं बना रहा हूं जी कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन किसकी जी? लेट मी ड्रॉ. ठीक है, इसको लिख देता हूं जी क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखता हूं. ठीक है जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख लिया जी. अच्छा, जब हमारा कोई रिएक्शन चल रहा होता है तो शुरुआत में रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज्यादा होती है. एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, एज द रिएक्शन कीप्स ऑन गोइंग, the reactants getting consumed lead to what? Decrease in concentration of reactants. reactants consume होते रहते हैं, उस कारण reactants की concentration कम होती रहती है. let us say ग्राफ कुछ इस तरह से आया. let us say ग्राफ कुछ इस तरह से आया. ठीक है जी, ऐसा कुछ ग्राफ आया. ऐसा कुछ ग्राफ आया, समझ गए जी? यहां मैंने प्लॉट किया हुआ टाइम. सो जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती रही. अब पॉइंट्स देखते हैं जी. लेट अस से एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट लेट अस से ये था जी. ठीक है, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, ग्राफ के ऊपर दो पर्टिकुलर टाइम पॉइंट्स पकड़े. ये पर्टिकुलर टाइम पॉइंट्स लेट अस से दिस इज t1, दिस इज t2, ये इनका फाइनाइट इंटरवल है, दिस इज डेल्टा टी. अब इस डेल्टा टी के बीच में ये जो है ये आपका कॉर्ड है, और इसकी जो स्लोप होगी, है ना, ये कॉर्ड है, इसकी स्लोप क्या होगी जी? ध्यान से देखना जी. ठीक है, सपोज ये आपका C1 था और ये C2 था जी. दिस वाज C1, दिस इज C2. अगर मैं स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल लूं, ठीक है जी, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगी जी? स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होगी? यहाँ पे स्लोप ऑफ कॉर्ड होगी जी, वो यहाँ पे आएगी जी क्या? इट विल बी इक्वल टू, अगर मैं देखूं यहां से, C1 माइनस C2 अपॉन T2 माइनस T1.
ये करके अगर मैं स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल लूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज रेट। ये एवरेज रेट होगा जी। अच्छा, अगर मुझे पर्टिकुलरली इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस रेट भी फाइंड करना है, लो जी देखना जी। तो मैंने एक टेंजेंट बना लिया। क्या बना लिया? टेंजेंट। ये जो है ये मेरा ब्लैक वाला, ये क्या है बेटा? टेंजेंट। टेंजेंट है जी। दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, उसको बोलते हैं कॉर्ड। उसकी स्लोप देती है, दिस इज गिवन, दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज रेट। ये था जी हमारा एवरेज रेट। लेकिन जो टेंजेंट होता है उसकी जो स्लोप होती है, दैट ग्राफिकली गिव्स व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट। और ये जो भी रेट हम निकाल रहे हैं, ग्राफ किसके और किसके बीच में? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो इस तरह से हमने क्लैरिफाई किया जो रेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। और हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी इनकी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है जी। अगर डेल्टाज में है तो एवरेज रेट है, और अगर डिफरेंशियल्स में है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है जी, यहां तक मैंने बेसिक बात करी जी। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर वी हैव टू डील इन रेट्स। पहले हमने बात करी कि रिएक्शंस को हम बहुत स्लो, बहुत फास्ट या मॉडरेट रेट का बोल सकते हैं। अब हमने क्लैरिफाई कर दिया कि जो रेट्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं जी, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। चलो आगे बात करते हैं जी, लेट अस कंटिन्यू फर्दर। अगर हम आगे बात कंटिन्यू करें तो जब हम रेट निकाल रहे थे तो उसमें चेंज इन कंसंट्रेशन निकालना पड़ रहा था। क्या निकालना पड़ रहा था? चेंज इन कंसंट्रेशन। उसमें एक सिंबल आया था, क्या? डेल्टा का। ठीक है, सिंबल आ गया था किसका बेटा? डेल्टा का। ओके, जो डेल्टा का सिंबल आया था ना, व्हाट डू दैट रिप्रेजेंट? एक बार क्लैरिफाई कर रहे हैं जी। डेल्टा जो होता है ये रिप्रेजेंट किया करता है चेंज। और चेंज का मतलब क्या होता है? हम बहुत बार कहते हैं जी, क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। जी, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारी क्लैरिटी के लिए, अगर फाइनल वाली वैल्यू इनिशियल वाली वैल्यू से क्या हो जाए? लेसर, तो डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, चेंज नेगेटिव हो जाएगा। और अगर फाइनल वाली वैल्यू इनिशियल वाली वैल्यू से क्या हो जाए? ज्यादा, तो फिर डेल्टा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब यहां से मुझे पता लगा कि जो ये डेल्टा है, दिस डेल्टा कुड बी, ठीक है जी, इफ इंक्रीजिंग वैल्यू, इफ इंक्रीजिंग वैल्यू, इसका मतलब है फाइनल ग्रेटर देन इनिशियल, इसका मतलब है डेल्टा पॉजिटिव वैल्यू। तो डेल्टा पॉजिटिव वैल्यू होगी जी। ओके, और अगर इफ डिक्रीजिंग वैल्यू, अगर हम कहें कि कोई चीज की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, then obviously final will be lesser than initial, and hence delta is going to have which value? Negative value. Just हमारी क्लैरिटी के लिए एक बार लिख लिया जी। सो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। उल्टा सोचो, अगर चेंज पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग वैल्यू। उल्टा भी चल पड़ा, माइंड में उल्टा भी चलना चाहिए। चेंज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चेंज, तो जिसके अंदर चेंज आ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। उल्टा, अगर चेंज नेगेटिव होता है ना, तो जिसके अंदर चेंज आ रहा है वो इंक्रीज ना होता, वो क्या होता? डिक्रीज होता। वैल्यू क्या हो जाती? डिक्रीजिंग हो जाती। ये बात क्लियर होगी जी। लो जी, अब डिपेंडिंग अपॉन जैसा चेंज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी हिसाब से क्या हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज। तो क्लैरिफाई करो। लो जी, अगर हम कहते हैं जी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशंस, ऐसे बोलते हैं। अगर मैं बोलता हूं जी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशंस, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टाइम। यहां तक बात क्लियर होगी जी। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं,
ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं देखूं तो फॉर रिएक्टेंट्स क्यों, क्या होगा जी, ये होगा जी एक नेगेटिव वैल्यू। वो क्यों, क्योंकि एज रिएक्टेंट्स नेगेटिव वैल्यू कब था, जब डिक्रीजिंग वैल्यू थी या इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कीप डिक्रीजिंग, क्योंकि वो डिक्रीज करी जा रही थी, इसीलिए उसका रेट ऑफ चेंज क्या होएगा, नेगेटिव। उल्टा रेट ऑफ चेंज फॉर प्रोडक्ट्स क्या होएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होएगा, पॉजिटिव वैल्यू। बिल्कुल सही। सी, जब हमने रेट ऑफ, यहां हम चेंज की बात कर रहे थे, हम रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज के फॉर्मूला में ऊपर चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आया, अब वो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। हाँ, चेंज इन टाइम हमेशा, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है जी। टाइम कोऑर्डिनेट के अंदर जो चेंज आता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। टाइम ऑलवेज इंक्रीजेस, टाइम कभी पीछे नहीं जाता, समय हमेशा आगे चलता है। तो जैसा इसका चेंज होगा, या जैसा साइन पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन का होगा, वैसा ही साइन रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन का होगा। तो ठीक है, ये रिएक्टेंट्स के लिए नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन क्वेश्चंस में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत रेयरली यूज करते हैं। ये पॉजिटिव वैल्यू क्यों था, एज concentration of products keep increasing, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर वी रेयरली यूज रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हम रेट यूज करते हैं लेकिन उसका नाम बदल के करते हैं। वो क्या, वो बता देते हैं जी, वो बता देते हैं। सपोज करो मैं बात करता हूं, तो मैं अब अलग अलग रेट्स, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वेरी लेस यूज्ड इन क्वेश्चंस, मैं ऐसे क्लैरिफाई कर रहा हूं जी, वेरी लेस यूज इन क्वेश्चंस। तो फिर क्वेश्चंस में क्या यूज करते हैं वो बताते हैं जी, क्या करते हैं जी। रिएक्शन के अंदर जब रेट्स की बात की जाती है तो नॉर्मली क्वेश्चंस में जो टर्म्स आती हैं वो ये रही जी, मैं क्लैरिफाई करता हूं। ठीक है जी, रिएक्शंस के अंदर जो नॉर्मली टर्म्स आती हैं, देखना इधर, नॉर्मली यूज्ड रेट टर्म्स। नॉर्मली यूज्ड रेट टर्म्स कौन कौन सी हैं जी, तो बता रहा हूं जी। एक होती है जी रेट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है जी, रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ डीकंपोजिशन। रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ डीकंपोजिशन, दिस इज फॉर रिएक्टेंट्स। जब भी रिएक्टेंट्स की बात होगी तो उनका जो नाम चलता है वो नॉर्मली चलता है जी रेट ऑफ क्या, कंजम्पशन, ये चला करता है जी। ठीक है जी, या फिर अगर प्रोडक्ट्स हैं जी, प्रोडक्ट्स के लिए चला करता है रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन, ये दिस इज ऑब्वियसली फॉर प्रोडक्ट्स, फॉर प्रोडक्ट्स। लेकिन जो इन दोनों से भी ज्यादा कॉमनली यूज्ड रेट टर्म है, दैट इज एक्चुअली जो सबसे ज्यादा यूज होगी क्वेश्चंस के अंदर, दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे ज्यादा तो हमें इसको यूज करना है। इन तीनों टर्म्स में क्या हल्का फुल्का डिफरेंस है वो हम समझाते हैं, कंसेप्चुअली क्या फर्क है जी। पहली बात, नॉर्मली यूज्ड रेट टर्म्स पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, समझना जी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को क्वेश्चंस में हम यूज कम करते हैं। लेकिन जो नॉर्मली यूज्ड रेट टर्म्स होती हैं, जो भी नॉर्मली यूज्ड रेट टर्म्स हैं, उनकी पॉजिटिव वैल्यूज ही होती हैं। और वो तीन तरह का होता है, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ कंजम्पशन फॉर रिएक्टेंट्स क्या है जी, दिस इज इक्वल टू, वेरी इजी, दिस इज इक्वल टू, अगर तो एवरेज रेट है फिर तो इसको लिख देते हैं जी क्या, एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टाइम, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टाइम। ये किसके लिए, बार बार क्लैरिफाई कर रहा हूं, रिएक्टेंट्स के लिए।
इसमें और इसमें फर्क देखो जी क्या हुआ, जब मैं डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टाइम लेता हूं वो फॉर रिएक्टेंट्स नेगेटिव आ जाता है, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने उस डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टाइम के आगे अपनी तरफ से क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन, ये लगा दिया ना जी नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन लगाया ताकि जो ये वैल्यू है वो क्या बन जाए, पॉजिटिव। सो एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन delta time. Very important, this minus sign is been added so as to make this rate as a positive value. Otherwise अगर ये माइनस ना डालते तो रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा था, नेगेटिव, बट नॉर्मली यूज्ड वैल्यूज को हम पॉजिटिव वैल्यूज की तरह ही यूज किया करते हैं, तो माइनस साइन लगा दिया। तो ऐसे अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिख के दिखा दूं तो ठीक है, अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिख के दिखा दूं तो वो भी ठीक है जी। इंस्टेंटेनियस रेट इसका होगा जी, लो जी, इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा वो बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। टाइम को मैं टी लिख लो जी, सिंपल, माइनस डी कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। बस मेरा मेन मतलब दिखाने का क्या था, नेगेटिव इज एडेड to make rate value positive, रेट वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, दैट्स इट। अब ऐसे ही अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो बहुत सिंपल है जी, दैट विल बी डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टाइम अगर एवरेज रेट है, डी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी अगर इंस्टेंटेनियस रेट है जी, सिंपल समझ गए जी बात। लास्ट बार डेल्टा कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टाइम अगर रिएक्टेंट का था तो उसके आगे माइनस साइन लगा दिया, अगर प्रोडक्ट का है तो भैया माइनस साइन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये माइनस साइन सिर्फ पॉजिटिव बनाने के लिए लगाया था क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं है, सिंपल। सो रिएक्टेंट की जरूरत नहीं है, ये क्लैरिफाई हो गया जी। लेकिन अपनी अपनी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज अपॉन टाइम से अपना अपना रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। ना टॉकिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है जी, रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है जी, लो जी, रेट ऑफ कंजम्पशन अपॉन बैलेंस्ड कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है जी, रेट ऑफ कंजम्पशन अपॉन बैलेंस्ड कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन बैलेंस्ड कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब हम ये कह रहे हैं जी, रेट ऑफ रिएक्शन can be obtained from any of reactants or products, वो किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं अगर रिएक्टेंट ले रहा हूं तो उसको रेट ऑफ कंजम्पशन निकाल दो, उसको उसके बैलेंस कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। अगर मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं तो उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दो, तो उसको उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो जी। मैं एग्जांपल लिख के दिखा दूं जी, लिख के दिखाया तो एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मैं रिएक्शन लेता हूं जी, सपोज मैं रिएक्शन लेता हूं 2A प्लस B गिव्स, सपोज लेट अस से आई से 3C, ऐसे आ गया जी, 2A प्लस B गिव्स 3C, ये एक रिएक्शन है। तो इसके हिसाब से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या होगा जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या होगा बताओ, इट विल बी इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी। दिखाना चाहो तो कॉन्सेंट्रेशन दिखा दो, माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, ऐसे लिख दो जी।
क्योंकि रेट ऑफ कंजम्पशन था, रिएक्टेंट का था, तो माइनस साइन लगाना पड़ा। अंदर डी ऑफ कंसंट्रेशन किसकी, ए की अपॉन डी टी। इसी तरह से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी क्या होगा, इट विल बी माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। सही है जी, बिल्कुल सही हो गया जी। जिस भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ कंजम्पशन निकालना है उसका चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और आगे लगा दो नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया ताकि ये रेट ऑफ कंजम्पशन की वैल्यू पॉजिटिव ही आए, क्योंकि नॉर्मली हम रेट्स की पॉजिटिव वैल्यूज ही डील करते हैं। इसी तरह से अगर मैं रेट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दूं, रेट ऑफ प्रोडक्शन of C. This will be equal to what? D of concentration of C upon dt. Simple. D concentration of C upon dt कर दिया जी, इसमें माइनस साइन की जरूरत नहीं है जी। ये तो मैंने एक एग्जांपल में पहले ये दोनों चीजें लिख ली। अब इन दोनों से आगे मैं पहुंचूंगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। लो जी, अगर अब मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा मैं रिएक्टेंट से भी निकाल सकता हूं, प्रोडक्ट से भी निकाल सकता हूं, किसी भी रिएक्टेंट से निकाल सकता हूं, किसी भी प्रोडक्ट से निकाल सकता हूं। तो मैं ऐसे तीन तरह से उसको लिख के दिखा रहा हूं। कैसे? सबसे पहले मैंने कहा जी रेट ऑफ कंजम्पशन, पकड़ लो जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ व्हाट, ए। तो वो क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी। सपोज वो बन गया जी माइनस डी ए बाई डी टी बटा, बटा क्या आ गया जी, बटा उसका बैलेंस्ड कोएफिशिएंट। ए का कोएफिशिएंट क्या था, 2, तो ये आ गया जी। क्या आ गया जी, ये आ गया। कैन आई से दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी, ऐसे लिख दिया जी। सो जो भी कोएफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दिया, किसको, रेट ऑफ कंजम्पशन को। ए के रेट ऑफ कंजम्पशन को डिवाइड कर दिया उसके कोएफिशिएंट से। अच्छा, इस तरह से अगर मैं इसको बी से निकालना चाहूं, कोई बात नहीं जी, तो बी से निकालने के लिए माइनस डी ऑफ डी बी अपॉन डी टी बटा 1। दैट मीन्स सिंपल सेम ही रहा जी, माइनस डी बी बाय डी टी। क्यों? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट बाय चांस 1 था। तो बाय चांस जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी है वही रेट ऑफ रिएक्शन भी है, कोई बात नहीं। अगर इसको मैं प्रोडक्ट से निकालना चाहूं, अगर मैं प्रोडक्ट से निकालना चाहूं, प्रोडक्ट से निकालना चाहूं तो ये रहा जी, तो इट विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू डी सी बाय डी टी बटा कोएफिशिएंट कितना है जी, 3। इट विल बी इक्वल टू 1/3 डी सी बाय डी टी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो ये है ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, जो ये है ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, और जो ये है ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है जी, जो भी आपका रेट ऑफ कंजम्पशन या प्रोडक्शन था, जिस भी सब्सटेंस का वो रेट ऑफ कंजम्पशन या प्रोडक्शन था, उसको उसी के बैलेंस्ड कोएफिशिएंट से डिवाइड करके जो वैल्यू आई, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस एग्जांपल से अब समझ आ रहा है जी, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तीन टर्म्स अलग हैं। बट एक ध्यान से देखने वाली बात, जो बी था उसका जो रेट ऑफ कंजम्पशन था बाय चांस वही क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन भी। ऐसा हो सकता है कि इन तीनों में से कोई दो वैल्यूज, या हो सकता है तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएं, इक्वल, बट कंसेप्चुअली तीन अलग अलग नाम हैं। ठीक है जी, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक बात समझ आ रही है जी। इसी से मैं एंड में एक नोट लिखता हूं जी, नोट। तो जी एक नोट लिखता हूं जी। ना जी, हमें पता है जी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन will be same for particular reaction. Rate of reaction will be same for particular reaction. Rate of reaction will be same for particular reaction whether calculated using any reactant और एनी प्रोडक्ट। भैया ये तो बात बड़ी सिंपल है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट तो एक ही होएगा ना भैया, उस रिएक्शन का रेट तो एक ही होना चाहिए। जो भी ये रिएक्शन था, ये रिएक्शन पूरा एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक ही रेट होना चाहिए।
ठीक है जी, चाहे मैं उसको ए से निकालूं चाहे मैं उसको बी से निकालूं, कैलकुलेट किसको यूज करके निकाल रहा हूं वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली अगर एक रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम होएगा। इसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन जब मैंने ए से निकाला जो ये वैल्यू आई, जो बी से निकाला वो ये वैल्यू आई, जो सी से निकाला वो जो ये वैल्यू आएगी, ये तीनों वैल्यू से एक ही वैल्यू आनी चाहिए, यानी ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल। दैट मीन्स फ्रॉम दिस यूजिंग दिस यूजिंग दिस यूजिंग दिस we can make rate expression. Using this we can make what, rate expression. Rate expression क्या है, ऐसा minus d concentration upon dt, ठीक है, minus d concentration upon dt of reactant divided by balanced coefficient must be equal to d concentration upon dt of product upon balanced coefficient, प्रोडक्ट का। सो हर एक के रेट ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन को अगर हम उनके बैलेंस्ड कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो उनको आपस में इक्वल माना जाएगा या इक्वल होगा, क्योंकि वही रेट ऑफ रिएक्शन है और वो सारे रिएक्शन का एक ही होता है। तो यहां से सिंपलाइज उस पर्टिकुलर एग्जांपल का रेट एक्सप्रेशन क्या बन गया जी, दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ minus dA by dt should be equal to minus of dB by dt, which should be equal to 1 by 3 times of dC by dt। आ रहा है समझ यहां तक, वो तीनों की वैल्यूज को हमने इक्वेट कर दिया आमने सामने, इसको बोल दिया जी क्या, रेट एक्सप्रेशन। जब हम अलग अलग तरह के रेट ऑफ कंजम्पशंस और रेट ऑफ प्रोडक्शंस को उनके करस्पॉन्डिंग बैलेंस कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें और उनको आपस में आमने सामने इक्वेट कर दें तो हम उसको बोल दिया करेंगे क्या, रेट एक्सप्रेशन। क्या बोल दिया करेंगे बेटा, रेट एक्सप्रेशन। ठीक है जी, अब एक छोटी सी बात यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे जी, क्या जब हम रेट एक्सप्रेशन में आमने सामने इक्वेट करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस इन टर्म्स ऑफ मोल्स होने चाहिए जी, इन टर्म्स ऑफ मोल्स नॉट मासेस। जो भी हम इनमें चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस निकालेंगे दैट शुड बी चेंज इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मोलैरिटीज, नॉट इन टर्म्स ऑफ मासेस। उसका रीजन ये है कि जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो ये जो 2 है और जो 1 है, हम ये नहीं कहते कि 2 ग्राम ए विल रिएक्ट विद 1 ग्राम बी, नहीं नहीं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर से, क्लास 1 का पहला चैप्टर से सीखते आ रहे हैं, 2 moles of A reacts with 1 mole of B। सो जो रिएक्शन होता है उसमें जो बैलेंस कोएफिशिएंट्स होते हैं दे रेफर टू मोल्स और मासेस, मोल्स। तो ये सारा कुछ बैलेंस कोएफिशिएंट्स के टर्म में चल रहा है, तो इसका मतलब सारा कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो किसके टर्म्स में होना चाहिए, मोल्स के टर्म्स में, ना कि क्या, मासेस के टर्म में। तो अगर हमें ये रेट एक्सप्रेशन बनाना आ गया तो हमें किसी एक चीज का रेट ऑफ कंजम्पशन पता है, हम किसी भी दूसरी चीज का रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन इस रेट एक्सप्रेशन से बना सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, सभी के रेट ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्शंस को किससे डिवाइड कर दो, करस्पॉन्डिंग बैलेंस्ड कोएफिशिएंट से, और उनको आमने सामने इक्वेट कर दो, और मेक श्योर ऑल दीज थिंग्स आर इन टर्म्स ऑफ मोल्स नॉट इन टर्म्स ऑफ मासेस। ये है जी बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन अबाउट रेट्स। अब इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करके देखते हैं जिससे हमारी चीजें फिर पक्की हो जाएंगी। लेट मी डू दैट, अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो अगर मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लूं, चलो क्वेश्चन करते हैं जी। लेट अस से क्वेश्चन 1 है जी आज का। क्वेश्चन 1 है 2x plus y gives z। सो ऐसे गया होगा जी,
2x प्लस वाई गिव्स z। ये कैसे रिएक्शन दे रखा है, हाइपोथेटिकल। और कहा गया इफ रेट ऑफ अपीयरेंस, if rate of appearance of z, if rate of appearance of z is 0.005 mole liter inverse second inverse, comma, find rate of disappearance of x, find rate of disappearance of x. It is a very basic simple सा क्वेश्चन, just to make clarify हमें जो चीजें पढ़ी हैं वो हमें क्लियर होगी कि नहीं। इसमें अब जो टर्म अपीयरेंस आ गई और जो टर्म डिसअपीयरेंस आ गई, बेटा सिनोनिम्स हैं। हमने पीछे बात करी थी कंजम्पशन और प्रोडक्शन की, सो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इतनी इंग्लिश तो हम सबकी अच्छी है। सो डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है, कंजम्पशन। सो रेट ऑफ कंजम्पशन बोलना या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलना एक ही बात है। और अपीयरेंस का ऑब्वियसली मतलब क्या है जी, प्रोडक्शन। सो रेट ऑफ अपीयरेंस बोलना या रेट ऑफ प्रोडक्शन बोलना एक ही बात है जी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन किया है जी, बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेट मी डू दिस। रेट ऑफ अपीयरेंस यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, रेट ऑफ अपीयरेंस। अगर मैं इसको डिफरेंशियल वाले सिंबल्स में यूज करूं, that will be equal to dz by dt। हमें गिवन है जी, कितना गिवन है बेटा, ये गिवन है जी 0.005 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये गिवन है जी। ओके, और हमसे पूछा क्या गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किसका डिसअपीयरेंस पूछा है, दो रिएक्टेंट्स हैं, x का पूछा है कि y का पूछा है, x का। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस शुड बी dx by dt, ये पूछा है कि dy by dt पूछा है। पूछा तो x का है तो पूछा तो dx by dt है, लेकिन एग्जैक्टली dx by dt नहीं पूछा, माइनस टाइम्स dx by dt पूछा है। फिर वही बात, रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में अगर रिएक्टेंट का है तो उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा होता है, ये कंफ्यूज नहीं होना। सो dx by dt नहीं पूछा, माइनस ऑफ dx by dt पूछा है। तो अब यूजिंग द रेट एक्सप्रेशन, यूजिंग व्हाट, रेट एक्सप्रेशन। उससे पहले एक छोटी सी चीज क्रॉस चेक करी जो हमने अभी लिखवाई है, सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए, मोल्स लिखना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, मोल, सही है। तो यूजिंग रेट एक्सप्रेशन, इसका रेट एक्सप्रेशन बनेगा क्या, इट विल बी माइनस dx बाई dt। इस पूरे को मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 से डिवाइड करा, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे भी माइनस dx बाई dt बटा 2, रेट ऑफ कंजम्पशन बटा उसका कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल टू व्हाट, d माइनस dy बाय dt बटा 1 शुड बी इक्वल टू dz बाय dt बटा 1। मैंने हर एक के रेट ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्शन को उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करके इक्वेट कर लिया, उसको बोल दिया रेट एक्सप्रेशन। बाय चांस हमें क्वेश्चन में z दे के x पूछा है तो इसकी जरूरत नहीं है, तो पता लग गया जी, दिस इंप्लाइज माइनस dx बाय dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dz by dt which is equal to how much, 2 into 0.005, तो ये बन गया जी 0.01। तो आंसर आ गया जी क्या, 0.01 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.01 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इट वाज अ वेरी इजी, ना के बराबर क्वेश्चन, जस्ट टू मेक यू क्लियर कि जो हमने करा उनका मतलब क्या है, किस तरह से उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं जी, मुझे करके दिखाओ फटाफट से, लेट अस सी हु कैन डू इट करेक्टली, और वो भी जल्दी जल्दी। इजी सा टॉपिक है बेटा, काइनेटिक्स का चैप्टर बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग है और बहुत मजेदार भी है। अभी आगे आगे जब चैप्टर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा जी। सो इट्स वेरी स्कोरिंग, वेरी इजी चैप्टर। चलो देखते हैं क्वेश्चन 2, आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, 2 टाइम्स SO2 प्लस O2, 2 टाइम्स SO2 प्लस O2 गिव्स
2 टाइम्स SO3, ये रिएक्शन गिवन है। कह रहा है जी इफ rate of appearance of SO3, if rate of appearance of SO3 is 100 grams per minute, find rate of disappearance of O2 in grams per minute। बहुत ही बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है जी, फटाफट से एक बार हाथ से निकाल दो। अगेन आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट से आंसर बताओ जी क्या हुआ जी, क्या आंसर हुआ, जल्दी जल्दी बता दो, बहुत इजी है। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। हमें इसका रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है इसी क्वेश्चन 1 की तरह, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा है क्वेश्चन 1 की तरह। तो नॉर्मली जैसे हम करते हैं जी, अगर हम फटाफट से करें जल्दबाजी में क्या करेंगे, ये रेट ऑफ अपीयरेंस, इसका कोएफिशिएंट 2, रेट ऑफ अपीयरेंस कितना 100 बटा 2, ठीक है जी, वो तो आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, और इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बटा 1, तो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बटा 1 शुड बी इक्वल टू इसका रेट ऑफ अपीयरेंस बटा 2। तो हमें लगेगा जी 100 बटा 2 50, 50 आंसर होना चाहिए। सो फर्स्ट लुक में आंसर आएगा जी 50, विच इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे छोटा सा हल्का सा ध्यान रखने वाली बात थी जो पीछे बताई थी। जल्दबाजी में जो लोग मैक्सिमम टाइम यहाँ पे गलती करते हैं वो क्या है जी, वो ये नहीं चेक करते कि यहाँ पे अब मासेस दे रखे हैं, लेकिन जो रेट एक्सप्रेशन का रिलेशनशिप है वो मासेस में नहीं है, वो किस में है, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। इफ दैट इज द केस, लुक हियर, अब हमें ये दे रखा है जी, मैं डायरेक्टली सिंबल्स दिख रहा हूँ जी, DSO3 बाय DT हमें दे रखा है जी कितना, 100 ग्राम अपॉन मिनट, ग्राम पर मिनट। लेकिन जैसा कि हमने कहा, हम अगर आगे इसको रेट एक्सप्रेशन के थ्रू लिंक करना चाहते हैं तो हमें इसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं जी। इट विल बी 100 बाय मॉलिक्यूलर वेट moles per minute. And what is the molecular weight of SO3? 16 3s are 48, 48 plus 32, 48 plus 32 becomes 80. So it is going to be 100 divided by 80 moles per minute. बस ये स्टेप करना इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज आंसर गलत आता। अब हमारा रेट एक्सप्रेशन क्या हो गया जी, रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जी, जितना की जरूरत है उतना लिखते हैं जी, हमें इन दोनों को रिलेट करना है तो इसको नहीं लिखते, इनको लिख लेते हैं जी। सो इट विल बी माइनस DO2 बाय DT बटा 1 शुड बी इक्वल टू DSO3 बाय DT बटा 2। हर एक के रेट ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्शन को रिस्पेक्टिव बैलेंस्ड कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आमने सामने इक्वेट करना ही क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन। ये लिख लिया जी। अब इसमें हमने वैल्यू डाल दीजिए, ये वाली वैल्यू डालूं कि ये वाली, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम बार बार कह रहे हैं वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोल्स आनी चाहिए, तो अभी ये वाली वैल्यू हमने यहां डाल दी, यहां डाल दी। सो दिस इंप्लाइज minus DO2 by DT will be equal to 100 by 80 by 2. How much is that? It becomes 100 by 160 mole per minute. जो यूनिट्स इसके थे वही यूनिट्स अभी एक बार के लिए इसके आ गए। फिर क्वेश्चन में वापस जाके देखा, उसने क्लैरिफाई करा कि नहीं मेरे को तो इन यूनिट्स में आंसर चाहिए, तो ठीक है, फिर वापस इसको कन्वर्ट करेंगे जी। अभी ऑक्सीजन के मोल्स के टर्म में रेट आ गया, अब ऑक्सीजन के मास के टर्म में रेट निकालना है। मोल्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं जी, 100 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। अगर ऐसा कर देंगे तो क्या बन गया जी, दिस बिकम्स 100 बाय 160 इनटू क्या जी 32, ये बन गया जी। मेरे को कैलकुलेशन में देखो यहाँ दिख रहा है जी 16 टू 32 होता है जी, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 10 लिख लूं, यहाँ पे क्या लिख लूं जी 2, इनफैक्ट 2 10 से भी कट गया जी, 5 आ गया जी, तो ये कट गया जी, 5 आ गया, 100 बाय 5 क्या हो गया जी 20। सो कर करा के फाइनल आंसर आ गया जी 20। अब यूनिट्स कन्वर्ट हो चुके हैं जी, क्योंकि मैंने मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया, अब मेरे ग्राम्स बन चुके हैं। सो इट विल बी 20 ग्राम
पर मिनट। अगर मैं इस तरह से पहले मोल्स में कन्वर्ट करके आंसर ना लिखता, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 100 डालता तो 100/2 20 थोड़ी आता, 100/2 कितना आता, 50 आता, जो कि आंसर सही नहीं होता। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट जब आप रेट एक्सप्रेशन से चीजों को रिलेट करो तो द थिंग्स हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ये छोटा सा पॉइंट है, अदरवाइज तो बहुत सिंपल चीज है जी। सो प्लीज इतना ध्यान तो हम रख ही सकते हैं जी। ये हो गया जी रेट एक्सप्रेशन को यूज करना। यहां तक बात समझा दी। अब आगे चलने से पहले एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं जी। क्या? हम यूनिट्स ऑफ रेट की बात कर लेते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट, हाँ, इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए ऐसे वो ये हो सकता है कि आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ना दे, आप पहले बैलेंसिंग कर लेना बस। मतलब पहले बैलेंसिंग करके ही तो बैलेंस कोएफिशिएंट यूज होंगे ना, अदरवाइज तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जी। थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे देगा, तो आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पहले बैलेंसिंग करना, फिर उसको यूज करना। ना मूविंग ऑन टू हम जो बात कह रहे हैं, क्या? नोट यूनिट्स ऑफ क्या? यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इजी है जी। वो क्या? रेट ऑफ रिएक्शन था क्या? रेट ऑफ रिएक्शन था जी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। सो मोटा मोटा चेंज को छोड़ दो, मोटी मोटी बात होगी जी कंसंट्रेशन के यूनिट्स अपॉन टाइम के यूनिट्स। दैट मींस इट बिकम्स कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स। अब कॉन्सेंट्रेशन जैसे यूनिट्स में आप यूज कर रहे होगे वैसे यूनिट्स में आ जाएंगे जी। मोस्ट कॉमनली कॉन्सेंट्रेशन जो होती है दैट इज मोलैरिटी, और मोलैरिटी के यूनिट्स में पता ही है जी। मोस्ट कॉमनली कॉन्सेंट्रेशन इज मोलैरिटी विच इज मोल्स पर लीटर। तो ठीक है जी। तो रेट ऑफ रिएक्शन के सबसे कॉमन यूनिट्स क्या होंगे जी? मोस्ट कॉमनली इट विल बी मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। सबसे कॉमन यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के ही होंगे। टाइम कुड बी सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, मंथ्स में, कुछ भी हो सकता है। कॉमनली अगर होगा तो सेकेंड इनवर्स होगा, बट कुड बी मोल लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने टाइम इनवर्स लिख दिया जी। सो दिस इज व्हाट कॉमन यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक बात समझ आ गई जी। तो बेसिक सा आइडिया दे दिया रेट वर्ड हम रिएक्शंस में यूज कैसे करने वाले। चलो जी आगे कंटिन्यू करते हैं जी। तो जब हम आगे कंटिन्यू करें, आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक बार आई वांट टू मेक यू नोट डाउन द फैक्टर्स, फिर वन बाय वन फैक्टर की डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले बात करते हैं जी कॉमन फैक्टर्स। लेट मी टॉक ऑफ व्हाट कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कॉमन फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कॉमन फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला कॉमन फैक्टर है जी, सबसे पहला कॉमन फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। थ्रू आउट चैप्टर हमारा ध्यान इस वाले फैक्टर पे बहुत रहने वाला है। और भी फैक्टर्स हैं बट इस पे हम काफी काम करने वाले हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकंड फैक्टर आ गया जी, सेकंड फैक्टर आ गया टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर आ गया जी क्या? टेम्परेचर। देखो बेटा वैसे तो हम इन फैक्टर्स की डिटेल आगे जाके करने ही वाले हैं, बट हल्का सा बीच बीच में मैं एक आधे के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बता दूं। क्या टेम्परेचर के बारे में बताने का माना है? क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या रेट ऑफ
ऑल केमिकल रिएक्शंस, जैसा मर्जी हो, rate of all chemical reactions whether endothermic or exothermic। दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी, रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस वेदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक keeps increasing with increasing temperature, keep increasing with increasing temperature। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया जी। कोई मर्जी दुनिया का केमिकल रिएक्शन ले लो, हर केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हर केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, नॉट न्यूक्लियर रिएक्शंस। उसमें क्लैरिफाई करता हूं जी, यहां बता रहा हूं क्या, न्यूक्लियर रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होते जी। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर नॉट केमिकल रिएक्शंस, आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। उनको टेम्परेचर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बट बाकी सारे केमिकल रिएक्शंस पे फर्क पड़ता है, उनका रेट कीप इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका रेट बढ़ जाता है। तो ये हो गया जी सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर पे आता हूं, लेट मी टॉक ऑफ थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर हुआ करता है, आपने सुना हुआ है जी, हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट तो वही चीज होती है जो रिएक्शन का क्या चेंज करे, रेट। तो हम वही तो फैक्टर्स देख रहे हैं, रेट को कौन कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो आगे डिटेल में करेंगे इसके बारे में बात। कैटलिस्ट कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो नॉर्मली रिएक्शंस को फास्ट करता है, तो इसका मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो भी एक फैक्टर हो गया जी कैटलिस्ट। चौथा फैक्टर आ गया जी, फोर्थ फैक्टर। देखो जी, ये तीन सबसे कॉमन फैक्टर्स, सबसे कॉमन, ऑलमोस्ट हर जगह इन्फ्लुएंस करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। अब जो मैं अगले दो फैक्टर्स बता रहा हूं, ये बहुत रेयरली यूज होते हैं जी किसी किसी रिएक्शन में। चौथा एक फैक्टर है जी विच इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया। चौथा फैक्टर कौन सा है बेटा? सरफेस एरिया। जो ये फैक्टर है सरफेस एरिया, ओनली इंपॉर्टेंट फॉर reactions involving either solid reactant or solid catalyst। ठीक है जी, कुछ ना कुछ सॉलिड होना जरूरी है। सरफेस एरिया वाला फैक्टर तब इंपॉर्टेंट होता है जब कुछ ना कुछ क्या हो, सॉलिड हो। सॉलिड्स होने जरूरी है जी, ठीक है। आइदर सॉलिड रिएक्टेंट और सॉलिड कैटलिस्ट जब होगा तब सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं। और फिर जब ऐसा होगा तो फिर सरफेस एरिया कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, इस फैक्टर को हम पढ़ने नहीं वाले ज्यादा, तो इसके बारे में हल्का सा यही बताया था। वो क्या, वो ये है, ठीक है जी, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, और शुड आई से इंक्रीजिंग टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इंक्रीजिंग टोटल सरफेस एरिया increases overall rate for such reactions। ऐसे रिएक्शंस का, दोबारा, इंक्रीजिंग टोटल सरफेस एरिया इंक्रीजेस ओवरऑल रेट फॉर सच रिएक्शंस। ये हर रिएक्शन की बात नहीं हो रही, सच मतलब ये वाले जिनमें या तो रिएक्टेंट सॉलिड था या कैटलिस्ट सॉलिड था, कुछ ना कुछ सॉलिड जरूर था। समझ आ रही है जी बात? इंक्रीजिंग टोटल सरफेस एरिया इंक्रीजेस ओवरऑल रेट फॉर सच रिएक्शंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेरे को एक बात बताओ जी, अब इंक्रीजिंग टोटल सरफेस एरिया वो कैसे इंक्रीज करें, इसका भी तरीका है। इंक्रीजिंग टोटल सरफेस एरिया बाय ब्रेकिंग solids into smaller pieces। ठीक है जी, सॉलिड को अगर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाए, ठीक है जी, सॉलिड्स को
अगर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाए तो उसका ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? देखो मैं समझा देता हूं। सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है ना, आई एम होल्डिंग दिस मार्कर। इस मार्कर का सरफेस एरिया आपको कौन सा नजर आ रहा है? ये सारी सरफेस है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस। तो ये सारी सिलेंड्रिकल सरफेस आपको नजर आ रही है, तो ये पूरा सरफेस एरिया हो गया इसका। लेकिन अगर मैं मार्कर को ऐसे ब्रेक डाउन कर दूं पीसेस में, सपोज ये 2 पीस हो गए मार्कर के, जैसे ही मैंने सॉलिड मार्कर के 2 पीस करे तो ये मार्कर की निब वाला एरिया और एक्सपोज हो गया जो पहले नहीं था। ये कैप का ये वाला बॉटम एरिया और एक्सपोज हो गया जो पहले नहीं था। अंडरस्टैंड करो, ये तो ऐसे था, वो एरिया सारा बंद था। जैसे ही मैंने ब्रेक करा एरिया बढ़ गया। तब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ज्यादा हो गया। अगर मैं इसको और तोड़ दूं अंदर से और सरफेस निकल जाएगी, और ब्रेक डाउन करूं अंदर से और सरफेस निकल जाएगी। तो अगर मैं जितना इसको स्मॉल 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 पीसीस में ब्रेक करता जाऊंगा उतना इसकी सरफेस और एक्सपोज होती जाएगी और उतना टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होता जाएगा। समझ गया जी बात? इसलिए हम कहते हैं total surface area can be increased by what? Breaking solids into smaller pieces. इसका एक छोटा सा नोट है जी, मैं आगे यहां कंटिन्यू कर रहा हूं जी। नोट, hence to increase rate of reactions involving solid substances, involving solid substances, comma, fine powder form that is solid in fine particles. ठीक है जी, solid substances fine powder form that is solid in fine particles are preferred, should I say is preferred, fine powder form is preferred. ऐसा क्यों बेटा? जैसे ही आपने फाइन पाउडर फॉर्म कहा, फाइन वर्ड का मतलब ये होता है छोटा छोटा बारीक बारीक पार्टिकल्स। बारीक बारीक पार्टिकल्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा, उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो जब भी हमें कोई ऐसा रिएक्शन करना हो जिसमें सॉलिड सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो और हम चाहते हैं कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो, तो कोशिश करो कि आप जो भी सॉलिड यूज कर रहे हो बहुत ही पाउडर फॉर्म में हो, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स की फॉर्म में हो, तब ऐसा हो जाएगा जी। तो ये चौथा फैक्टर था सरफेस एरिया, और ये सॉलिड सब्सटेंसेस वाले रिएक्शन के अंदर ही यूजफुल है, औरों में नहीं। तो ऐसे ही एक और फैक्टर है जी, फिफ्थ फैक्टर, विच इज ऑल्सो यूज्ड इन ओनली पर्टिकुलर रिएक्शंस। फिफ्थ फैक्टर है जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिफ्थ फैक्टर, चलो मैं अलग से दोबारा से लिख रहा हूं जी। फिफ्थ फैक्टर क्या है जी? फिफ्थ फैक्टर है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाला फैक्टर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओनली फॉर photochemical reactions. Only for what? Photochemical reactions. क्या जी? ये सिर्फ इन रिएक्शंस के लिए था, ये सिर्फ इन रिएक्शंस के लिए। अब ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं जी? बता सकते हो जी फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? reactions occurring by light। जो रिएक्शंस लाइट से होते हैं सिर्फ उन रिएक्शंस में ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है। बड़ी सिंपल सी बात है, जो रिएक्शंस लाइट से होंगे उनमें लाइट कितनी ब्राइटनेस, कितनी इंटेंसिटी से फॉल करेगी, उससे उसका रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस होगा। इसके बारे में भी हमने ज्यादा नहीं करना, हमने इसके बारे में तो फिर भी थोड़ा बता दिया, इसके बता जरूर दिया, बट इसको हमने डिस्कस नहीं करने वाले, ये सिलेबस में नहीं है जी। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है सिर्फ कौन से रिएक्शन में? फोटोकेमिकल। तो जैसे मैं कह रहा हूं फैक्टर्स में 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, 2 स्पेशल फैक्टर्स हैं। स्पेशल क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन में ही होते हैं। लेकिन जो ये पहले 3 फैक्टर्स थे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, कौन कौन से फैक्टर्स थे जी? they were concentration of reactants, temperature and catalyst।
यही 3 फैक्टर्स की हमने डिटेल आगे पढ़नी है, यही चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, इन तीनों के बारे में, क्या है, क्यों है, कैसे है, एंड उनके न्यूमेरिकल्स। दिस इज व्हाट द चैप्टर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद। ठीक है बेटा। सो आज हम यहाँ रुकते हैं जी। आज बहुत ही बेसिक लेक्चर है, आज कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट ये मैं बता ही रहा हूँ कि ये चैप्टर ही बहुत आसान है। सो ओवरऑल ही इजी सा चैप्टर है। तो आज हम इतना ही करेंगे जी, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमने बेसिक्स बना ली, यहाँ तक अच्छे से आप रिवाइज करो। इसका होमवर्क भी नेक्स्ट क्लास से अच्छे से शुरू होएगा। आज तो सिर्फ बेसिक्स ही करें, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं। ठीक है बेटा जी। सो लेट्स स्टॉप फॉर टुडेज क्लास, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन इन द नेक्स्ट क्लास।